हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब जो हमने पिछला वाला पार्ट किया था उसमें हमने ये जो पार्ट था, हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, तभी आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस वाले पार्ट में हम जो ये वाला पार्ट है हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन है, इसे पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। देखो क्या होता है कि फ्रांस में राजाओं के विरोध में पब्लिक उतर आती है, क्रांति होती है, लोग राजाओं से परेशान हैं। ये सारी बातें हम सीख चुके थे, हमने इंट्रोडक्शन में भी यही पढ़ा था कि लोग क्या हो चुके थे, फ्रांस में राजाओं से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके थे और अब उनको क्या चाहिए था, आज़ादी चाहिए थी। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्या होता था, स्टेट जनरल की मीटिंग नहीं बैठती थी जिसमें फर्स्ट होते थे राजा वगैरह, फर्स्ट नंबर पे आते थे, फिर सेकंड नंबर पे कौन आता था, चर्च के पादरी वगैरह आते थे, और थर्ड स्टेट के लोग जो होते थे उनको ही सारे टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे। तो लोग बहुत परेशान हो चुके थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे कि भाई राजा जो है वो ऐश से जी रहा है, पब्लिक जो है परेशान हो रही है। तो इस तरीके से वो लोग बहुत तंग आ चुके थे। तो अब क्या होता है, जब तंग आ जाते हैं तो होता क्या है, बेसिकली क्रांति होती है। जब हम ब्रिटिश लोगों से तंग आ चुके थे क्योंकि वो हम पे अत्याचार कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, क्रांति करी थी, उन्हें देश से भगाया था। बिल्कुल ऐसे ही कहानी को समझो कि फ्रांस के लोग जो हम अपने राजा से बहुत परेशान हो चुके हैं और उनसे उनको आज़ादी चाहिए थी। तो जो पहला एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं, क्लियर एक्सप्रेशन हमको देखा जाता है नेशनलिज्म की फीलिंग का, वो आता है फ्रांस के रेवोल्यूशन से, जो कि फ्रांस में रेवोल्यूशन था 1789। इसके पहले जनरली अगर हम मोटा मोटा बोलें तो कहीं दुनिया में ऐसा रेवोल्यूशन बड़ा हुआ नहीं था। राजा तो सभी जगह हो रहे थे उस समय, नेशन स्टेट नहीं होते थे उस समय, राजा सभी जगह हो रहे थे। लेकिन फ्रांस की जो लोग थे एक तरीके से वो इतने परेशान हो चुके थे कि वहाँ पर हो गई थी सबसे पहली बड़ी क्रांति राजाओं के खिलाफ। ठीक है, फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वॉज फुल फ्लैश्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एक एक करके वर्ड्स को अच्छे से समझना। भाई फ्रांस, जिसके बारे में आप पहले से आपको याद भी होगा कि भाई क्या था, फुल फ्लेज्ड टेरिटरी था। मान लो ये पूरी ज़मीन है, हम इसको बोल रहे हैं क्या है, ये फ्रांस है ये। ठीक है, अब टेरिटोरियल स्टेट मतलब जिसकी अपनी एक टेरिटरी हो, अपनी एक भूमि हो, अपनी एक ज़मीन हो। अब ये किसके अंडर में था उस समय, एब्सोल्यूट मोनार्क के। एब्सोल्यूट मोनार्क मतलब एक ऐसा राजा, निर्कुंश राजा। राजा जनरली निर्कुंश होते हैं क्योंकि उनके ऊपर क्या है भाई, किसी और का तो चलता नहीं है, राजा तो जो चाहे वो कर सकता है, निर्कुंश होता है। ठीक है, तो फ्रांस के बारे में हमें याद ही है कि भाई फुल फ्लैश्ड टेरिटोरियल स्टेट था इन 1789 में, और हम कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में था। बिल्कुल समझ में आ गई कि एक ज़मीन है जो राजा की ज़मीन है, राजा उस ज़मीन के लोगों के साथ या ज़मीन के साथ जो चाहे वो कर सकता था, एब्सोल्यूट मोनार्क था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। घबराओ नहीं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इजी है। जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल, अब क्या होता है, फ्रांस में होती है क्रांति, राजा को हटा दिया जाता है, मार दिया जाता है, 9th में पढ़ा था आपने। ठीक है, तो इससे आते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल, पूरी राजनीति बदल गई भाई, पूरी राजनीति बदल गई। पूरा राजा के हाथ से पावर जो है वो निकल गई, ट्रांसफर हो गई पूरी सॉवरेनिटी किसके हाथ से, मोनार्क के हाथ से। पूरा मोनार्क का मतलब राजा के हाथ से पूरी पावर निकल गई। कहाँ चली गई, फ्रांस के सिटीजन्स के हाथ में आ गई। ये पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ही तो हुए कि पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज हो गया। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ नहीं हुआ कि राजा को मार दिया, राजा के हाथ से पावर छीन ली गई और कहाँ पावर किसके हाथ में आ गई, अब वो फ्रांस के लोगों के हाथ में पावर आई। तो ठीक है, फ्रांस के रेवोल्यूशन से बहुत बड़ी चीज़ क्या हुई कि जितनी भी जो ट्रांसफर था सोवरेनिटी का फ्रॉम द मोनार्क वो किसको हो गया, टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। क्लियर है यहाँ तक लाइन? चलो आगे चलते हैं। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, ये जो क्रांति है ये क्या घोषणा करती है, दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। अब जो हैं लोग जो होंगे, क्या घोषणा की गई, रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने घोषणा ये करी कि भाई अपने को राजा वाजा नहीं चाहिए। अब जो देश के लोग हैं ना, फ्रांस के जो लोग हैं, वही जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन को, राष्ट्र का गठन करेंगे, राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हम अपने आप अपना देश बना लेंगे मिलजुल कर। राजा आपकी हमें आवश्यकता नहीं है और हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे, हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे। लोग राजा से परेशान हैं, राजा को हटा दिया गया है, राजा के हाथ से सारी पावर छीन ली गई है।
पावर सारी फ्रांस के लोगों के हाथ में आ गई है। और इस क्रांति में रेवोल्यूशन जो है ये प्रोक्लेम यानी ये घोषणा करता है कि अब क्या होगा, फ्रांस के जो लोग हैं वही अपना भाग्य खुद तय करेंगे, अपना राष्ट्र खुद बनाएंगे। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब बहुत स्टार्ट होती है, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। अब देखो शुरुआत में क्या होता है, फ्रांस के लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी कुछ नहीं होती। भाई देखो, राजा की, मान लो ये बहुत बड़ी भूमि है, यहाँ पर राजा बैठता है, ठीक है, ये राजा बैठता है, यहाँ के लोग, यहाँ के लोगों के साथ कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है। बस एक ही बात है कि हमारा राजा और तुम्हारा राजा सेम है, दैट्स इट। इसके अलावा जैसे हमारे भारत में होता है ना कि हम अपनी भारत की भूमि से प्यार करते हैं, हम अपने तिरंगे से प्यार करते हैं, हमें हमारे शहीदों के बारे में पता है ना, हम ये मानते हैं कि भाई हमारे जो देशवासी हैं वो हम सब एक हैं, हम सब में एकता है। ऐसा उस समय कुछ भी नहीं था। तो क्रांतिकारियों के लिए बड़ी मुश्किल वाली ये बात थी कि भाई फ्रांस के लोग, हमने राजा को तो हटा दिया, अब लोगों के बीच में नेशन स्टेट बनाने के लिए भाई कोई एकता की भावना तो होनी चाहिए, इन लोगों को ये फीलिंग तो होनी चाहिए कि ये लोग सब एक ही देश के वासी हैं। तो वो फीलिंग कैसे क्रिएट की गई, क्या क्या किया गया रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, ऐसा क्या किया गया कि लोगों के अंदर जो है वो कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग आए। 7-8 पॉइंट हैं कुछ, ये इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, एज इट इज़ बड़े क्वेश्चन में बन जाता है। तो पहला पॉइंट आता है हमारा, द आइडिया ऑफ ला पैत्रे यानी कि फादरलैंड एंड ला सिटियोन एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले लोगों को ये समझाया गया ला पैत्रे यानी कि ये क्या है, आपके पिताजी की भूमि है, ये आपका फादरलैंड है। जैसे हम कहते हैं भारत हमारी माता है, तो उन्होंने क्या कहा, फ्रांस आपका पिता है। क्यों हम ऐसा कहते हैं, जिससे देखो ये भारत माता वाला कॉन्सेप्ट भी कभी आया था, तभी तो आया था जब हमने देश को आज़ादी दिलाने की बात करें या हम लोगों के मन में देशभक्ति जगाने की बात करें, तो हम भारत को माता बोल के कनेक्ट कराने की कोशिश करते हैं लोगों से, सो दैट लोग क्या है भाई, अपनी माँ के लिए तो आप अपनी जान भी दे सकते हो, बस वही वाली बात है। तो ऐसे ही फ्रांस के भी लोगों के मन में ये भावना जगाने की कोशिश की गई कि फ्रांस जो है वो आपका पिता है, ये भूमि आपके पिता की है, ठीक है। और दूसरी बात, ले सिटिजन, और आप यहाँ के नागरिक हो, आप राजा के अधीन नहीं हो, ठीक है, आप फ्रांस, आपके पिता के बच्चे हो, आप यहाँ के नागरिक हो, ठीक है। लोगों को क्या समझाया जा रहा है, ये फ्रांस जो है ये आपके पिता की भूमि है, या यही आपके पिता हैं एक तरीके से, और आप राजा के नौकर थोड़ी लग रहे हो कि आपके राजा को हर चीज़ को फॉलो करना है, आप अपने इस देश के नागरिक हो, ठीक है। ले सिटिजन ये वाली बात है। और नोशन यानी कि विचार, नोशन यानी कि विचार, और क्या विचार पे एम्फसाइज किया गया, यूनाइटेड कम्युनिटी, एक ऐसी यूनाइटेड कम्युनिटी कि मतलब हम सब में एकता हो और एंजॉय करें हम इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, ठीक है। सो द आइडिया ऑफ ला पैत्रे एंड ला सिटिजन एम्फसाइज करता है इस विचार पर कि यूनाइटेड कम्युनिटी हो जो एंजॉय कर रही हो इक्वल राइट्स को अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे पास हमारा संविधान है, हम बोलते हैं हम भारत के वासी हैं, भारत हमारी माता है, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही समझाने की कोशिश की गई थी उन लोगों को ये बात उस ज़माने में, ठीक है। हम भारत के वासी हैं, सिटीजन्स हैं, हम यही बात बोलते हैं, ठीक है। और हम जो है इक्वल राइट्स को जो है हमारे पास इक्वल राइट्स हैं, सबके पास, गुजरात का और राजस्थान का सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं, हमारे पास हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसा ही इन लोगों को समझाया गया था, ठीक है। दूसरी बात आती है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। क्या कहा गया, राजा हटा तो राजा के साथ राजा का फ्लैग भी हटा दिया गया, कहा हम इसको फॉलो ही नहीं करेंगे, इसको मानेंगे नहीं, इसको इतनी इज्जत देंगे ही नहीं। किसको देंगे, जो हमने नया फ्रांस का जो फ्लैग है वो बनाया है अपने लिए, ठीक है। एक ट्राई कलर का फ्लैग चूज कर लिया गया और कहा गया कि पूरे फ्रांस के लोग जो हैं अब इसका सम्मान करेंगे, जैसे हम अपने भारत के तिरंगे का सम्मान करते वैसे ही उन लोगों को समझाया गया कि भाई ये हमारा ट्राई कलर फ्लैग है और हम राजा वाले फ्लैग को भूल जाओ, बस अब ये हमारा नया फ्लैग होगा। ये सब क्यों होता है, जिससे लोगों के अंदर देशभक्ति की फीलिंग डेवलप हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, याद करो क्लास 9th में पढ़ा था आपने, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग होते थे, फर्स्ट स्टेट में वो राजा की फैमिली, सेकंड स्टेट में कौन होता था, पादरी, चर्च के पादरी वगैरह होते थे, है ना, अमीर लोग हुआ करते थे। तो थर्ड स्टेट में बेचारे किसान, गरीब, क्राफ्ट पर्सन जो भी ये सब हुआ करते थे, तो सारे टैक्सेस वगैरह किससे भरवाए जाते थे, थर्ड स्टेट के लोगों से भरवाए जाते थे। और सारी जो मतलब कहना चाहिए सुविधाएं थी वो किसको मिलती थी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को मिलती थी। तो जो अब आ जाओ वापस, तो जो स्टेट जनरल था उसको इलेक्ट किया गया
ऐसा नहीं कि जन्म के आधार पर राजा का बेटा राजा, ये सब पादरी के बच्चे पादरी बन रहे हैं, नहीं। अब क्या किया कि स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, किसके द्वारा, मतलब स्टेट जनरल के लोगों को हमने कहा कि ऐसा जन्म के आधार पर नहीं होगा, अब हम इनके लोगों को चुनेंगे। कैसे चुनेंगे? वोट डाल के चुनेंगे। वोट कौन डालेगा? एक्टिव सिटीजन डालेंगे। अब एक्टिव सिटीजन का मतलब क्या होता है? ऐसे लोगों को जिनके पास ना प्रॉपर्टी होती थी और 18 साल से आई थिंक ऊपर होते थे, एडल्ट बोला, अब हमारे यहाँ तो 18 साल से ऊपर है, बेसिकली एडल्ट लोग होते थे। तो जो, लेकिन आदमी, औरतों को ये अधिकार अभी मिला नहीं था, उनको एक्टिव सिटीजन नहीं बोलते थे, ठीक है। तो क्या होता था, आदमी को, जो अमीर आदमी थे उनको जो है ये अधिकार दिया गया था कि आप जो है वो स्टेट जनरल की मीटिंग में आप वोट डाल सकते हैं और जो हम अपने कहना चाहिए लीडर्स को चुन सकते हैं। और स्टेट जनरल का नाम भी उन्होंने बदल दिया, कहता है हमें ये नाम भी नहीं चाहिए, तो उसका नाम क्या रख दिया था? नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ्स टेकन एंड मार्टियार्ड्स कॉमेमोरेटेड। अब नए नए हाइम्स को जो कंपोज किया गया, हाइम्स कैसे कंपोज करते हैं? जैसे देखो, अगर हमें ना आपके मन में देशभक्ति की फीलिंग जगानी होती है, 26 जनवरी 15 अगस्त क्यों गाए जाते हैं ऐसे वाले गाने की, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, या कोई भी देशभक्ति का अच्छा सा गाना ले लो, जनगण मन ले लो, कुछ भी ले लो। तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? इससे क्या होता है, लोगों के मन में देशभक्ति की फीलिंग और ज़्यादा जागृत होती है ना, हम अपने आप को और कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर किया गया था कि हाइम्स को कंपोज किया गया था। इस तरह के सॉन्ग समझ सकते हो, स्तुतियाँ जिसे हम बोलते हैं, उन्हें कंपोज किया गया था। ओथ्स टेकन, जैसे शपथ लेते हैं। अब शपथ क्या होती है? हम लोग को स्कूल में दिलाते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत की सेवा करेंगे, हम, है ना, हम अपने प्राण भी दे सकते हैं भारत के लिए। तो ऐसे ही लोगों की भी फीलिंग्स को ना ऐसे इन्हेंस किया गया बहुत ज़्यादा। शपथ खाई गई कि भाई हम फ्रांस के लिए जान भी देंगे, हम फ्रांस के लिए कुछ भी करेंगे। तो इस तरह की ओथ्स टेकन एंड मार्टियार्ड्स कॉमेमोरेट्स, मतलब क्या होता है? शहीदों का गुणगान किया गया। जैसे आपको नहीं याद दिलाते है 26 जनवरी 15 अगस्त वगैरह को कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने हमारे लिए किया, भगत सिंह ने हमारे देश के लिए किया, अब हमारा फ़र्ज़ है, अब हमारी बारी है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपके अंदर ना ये जो फीलिंग है, जो देशभक्ति वाली फीलिंग है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाली फीलिंग है, देश के प्रति जो प्यार वाली फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, ठीक है। तो ये सब किया गया। नेक्स्ट, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था? आपके राष्ट्र के नाम पे किया जा रहा था कि भाई हम जो भी कर रहे हैं, हम अपनी जान भी देंगे तो अपने राष्ट्र के लिए देंगे, ठीक है। गाने गाए जा रहे हैं तो राष्ट्र के नाम पर, स्तुतियाँ हैं, ओथ्स टेकन, मार्टियार्ड्स कॉमेमोरेट, तो ये सब कुछ क्या किया जा रहा है? ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। नेक्स्ट देखो, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। अब चलो एक एक करके वर्ड पकड़ो। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वॉज पुट इन प्लेस। अब एक पूरा सेंट्रलाइज्ड, मतलब जो पूरे जो भी आपका पूरा नेशन है उसमें एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आया गया, ठीक है। और उस बढ़िया क्या था इसके अंदर कि सबके लिए थे यूनिफॉर्म लॉज, मतलब सबके लिए कानून बराबर है। अब देखो, आप पहले देखो स्टेट जनरल वगैरह में क्या होता था, बताया ना, फर्स्ट स्टेट राजा वाला हो गया, पादरी वाला, सेकंड हो गया, फिर थर्ड जो होते हैं हमारे बेचारे किसान वसान हो गए। लेकिन सबके उस समय यूनिफॉर्म लॉज तो नहीं थे, कानून अलग अलग थे, टैक्सेस किसी को देना था, किसी मतलब थर्ड स्टेट वाला कोई देना होता था, फर्स्ट सेकंड वाले तो सब कुछ एंजॉय कर रहे होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। तो ऐसा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया कि जिसमें क्या किया गया, फॉर्मुलेट किए गए यूनिफॉर्म लॉज, यानी कि कानून सबके लिए फॉर ऑल सिटीजन्स बराबर होगा विद इन इट्स टेरिटरी, कि भाई ये हमारा नेशन है तो यहाँ पर यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कोई अमीर है कोई गरीब है कुछ नहीं फर्क पड़ता, सबके लिए जो कानून जो है वो बराबर होगा। तो ये बहुत बढ़िया बात हुई थी। नेक्स्ट देखो, एक और पॉइंट आता है कि भाई इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। अब पहले क्या होता था, पहले देखो ये होता था कि ये सब आपके मान लो जगहें हैं, तो यहाँ से एक आदमी चला इस स्टेट पर पहुँचा तो कहते थे कि आप ना जो भी आप सामान अपना अगले स्टेट में बेचने ले जा रहे हो उसको आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। जैसा भी देश से जब दूसरे देश में सामान जाता है तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है ना, ऐसे ही वो देश के अंदर भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी। फिर वो यहाँ पे कर देगा, चलो उसने पे कर दिया, फिर अगले पे पहुँचा, अगले स्टेट तक पहुँचा, बोले यहाँ भी देनी पड़ेगी ड्यूटी, फिर इसने यहाँ भी दी, फिर अगले पे पहुँचा, फिर यहाँ भी देनी पड़ेगी। बेचारे को क्या फ़ायदा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, बेचारा कस्टम ड्यूटी देता रह जाएगा। व्यापारी तो लोग बड़े परेशान हो गए थे कि भैया कस्टम ड्यूटी, इतनी ज़्यादा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ लगी हुई थी उस समय, उनको क्या किया गया और जो भी ड्यूज़ वगैरह उनको देने पड़ते थे सबको एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। तो इस तरह से इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को और ड्यूज़ को क्या कर दिया गया भाई, एबॉलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। एक पूरा यूनिफॉर्म सिस्टम आया, वेट और मेजरमेंट का कैसे सिस्टम है यूनिफॉर्म आया। पहले क्या होता था
कि मान लीजिए आप अपने घर से ना, आप व्यापारी हो और आप ना 1 किलो गेहूँ बेचने चले, तो आपके राज्य में वो 1 किलो तुलेगा तो वो 1 किलो ही है। लेकिन अगर आप मान लीजिए ऐसे इमेजिन करके देखो कि आप जो हो वो चले, मान लो यूपी से चले, और यूपी से चले आपने 1 किलो गेहूँ लिया और आपने कहा चलो दिल्ली बेच कर आता हूँ। दिल्ली में पहुँचे तो पता चला वो 1 किलो गेहूँ जब वो तोल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो 5 किलो है। अच्छा, अब आप ना दिल्ली से चले और आपने देखा कि आप मान लो कि आप एमपी की तरफ चले गए, तो आपने एमपी में देखा तो उसने कहा ये तो आधा ही किलो है। अरे कितना कन्फ्यूजन होता होगा। फिर आधा किलो, अगर आप राजस्थान की तरफ बढ़ गए तो उसने कहा ये तो 2 किलो है। मतलब कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि जो वेट और मेजरमेंट हो ना वो सेम ही हो। कैसे, अब मान लीजिए कपड़ा भी लेकर चले, तो आपने कहा कि मेरे पास 10 मीटर कपड़ा है, मैं बेचने जा रहा हूँ। दूसरे स्टेट में पहुंचे, उसने कहा तो 7 ही मीटर है उसके हिसाब से। फिर वो 7 मीटर वाला आपने ठीक है, आप वही वाला कपड़ा लेके आगे दूसरे स्टेट में जाते हैं, वो कहते हैं तो 3 ही मीटर है। अरे आप बहुत परेशान कि भाई व्यापारी काम कैसे करे इस तरह से। ठीक है, कि जो वेट और मेजरमेंट अगर बिल्कुल सही होगा ही नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो काम कैसे किया जाएगा। बहुत परेशान हो जाते थे ये लोग। तो या आप जब इस तरह के चेंजेस आते हैं तो क्या होता है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ और ड्यूज़ को एबॉलिश कर दिया जाता है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर आ जाता है। अब पूरे जो भी पूरा नेशन है सब जगह जो 1 किलो ही रहेगा, 10 मीटर ही रहेगा। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। अब रीजनल डायलेक्ट्स को क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। आप कुछ लोग इसे बोलेंगे अच्छा किया, कुछ लोग बोलेंगे खराब किया। देखो, जैसे हमारा भारत है, मैं सब कुछ भारत से कनेक्ट करके इसलिए समझा रही हूँ, जल्दी समझ में आएगा। अब देखो, मान लीजिए यूपी वाला आदमी गुजरात जाता है, उतना कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे जो भाषा होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, या फिर साउथ इंडियन जो है वो नॉर्थ इंडिया में आता है, तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो भाषा होगी हमारी भाषा से थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उनको उस समय फ्रांस में क्या किया गया, फ्रांस में भी थी ऐसे ही कि भाई अलग अलग जगह लोग अलग अलग भाषा बोलते थे। तो जो क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने कहा कि नहीं भी काम करते हैं, पेरिस में जो भाषा बोली जाती है फ्रेंच, उसको भाषा बोली भी जाती थी, पेरिस में लिखी भी जाती थी, उसको हम पूरे नेशन पे एक ही लैंग्वेज बना देते हैं, कॉमन लैंग्वेज बना देते हैं। और जब पूरी कॉमन लैंग्वेज होगी तो लोग अपने आप को एकदम कनेक्टेड समझेंगे। धीरे धीरे लोगों में ना एक ऐसी फीलिंग आ जाएगी, मतलब जैसे होता है ना, अगर पूरा देश हिंदी ही बोले तो आप पूरे देश में कहीं पे भी चले जाओ, गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, साउथ इंडिया में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वी विल वेरी कंफर्टेबल, है ना। तो वो लोग ऐसा चाहते थे। अब यहाँ पर ना कुछ लोग अपने अपने आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उन लोगों ने ऐसा किया था। क्या किया था, उन्होंने कहा था कि फ्रेंच जो है अब वो एक कॉमन लैंग्वेज बन जाएगी और रीजनल डायलेक्ट्स को उन्होंने डिस्करेज कर दिया था। तो सब कुछ उन्होंने क्या किया था, ऑल इन द नेम ऑफ अ नेशन। ठीक है, जिससे कि लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट करें अपने आप को। ठीक है, लोगों में एकता की फीलिंग आए, जैसे एक जैसा वाला भाव आए। अब मान लीजिए आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो सभी जो हैं सेम ही जगह से, और एक बच्चा साउथ इंडिया से आए तो वो थोड़ा तो अपने आप को अलग समझता है ना शुरुआत में। धीरे धीरे चलो भले मिक्स हो जाए, लेकिन शुरुआत में उसको थोड़ा अलगपन लगता है। तो बस वही चीज़, वो अलगपन खत्म करने के लिए सब किया जा रहा था। अब नेक्स्ट आओ, द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। अब जो रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे ना, उन्होंने आगे क्या डिसाइड किया, ये डिसाइड किया कि जो मिशन है ना हमारा वो ये है कि भाई किसका, फ्रांस की, मतलब एक तरीके से आर्मी का, एक तरीके से रेवोल्यूशनरीज का, कि क्या करें, हमारी ये भाग्य है कि हम लिबरेट करें पीपल ऑफ यूरोप को डेस्पोटिज्म से। ये राजाओं का जो निरकुंशवाद चल रहा है ना, इससे हम पूरे यूरोप को आज़ाद कराएंगे। क्या सोच रहे हैं कि भाई हम तो आज़ाद हो गए, अब हमारा काम क्या है, हमारा भाग्य क्या है। कौन सोच रहा है, ये सब क्रांतिकारी सोच रहे हैं, फ्रांस के क्रांतिकारी, कि हम तो आज़ाद हो गए, हमने खुद तो आज़ादी पाली, अब हम पूरे यूरोप में जगह जगह जहाँ जहाँ राजाओं का शासन है उसको समाप्त करेंगे और लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। किससे आज़ादी दिलाएंगे, राजा से। कौन सा राजा, जो बिल्कुल निरकुंश राजा होता है वहाँ का, ठीक है, उससे आज़ादी दिलाएंगे। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स, नहीं फिर आगे लाइन छुटती है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। और नेशन ही बना तो रहे थे भाई, बेसिकली हो क्या रहा था, नेशंस बनाने की प्रैक्टिस हो रही थी। नेशन क्या होता है, ठीक है, नेशन क्या होता है, मतलब राष्ट्र बनाना, कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट में लोग चुने जाएंगे लोगों के द्वारा, लोगों के पास अधिकार होंगे, यही तो होता है नेशन, यही तो होता है राष्ट्र। ठीक है, तो ये बनाने की कोशिश की जा रही थी यूरोप के अलग अलग जगहों को भी। अब आता है कि व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जब ये न्यूज़ फ्रांस की कि वहाँ का राजा हटा दिया गया है, वहाँ पे तो लोगों को अधिकार मिले हैं, वहाँ पे तो इतने सुधार हो रहे हैं, जब ये सारी बातें यूरोप में लोगों में फैलती हैं तो यूरोप की बाकी जगहों के लोग भी सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों को इतने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना अच्छा हो रहा है, वहाँ पे यूनिफॉर्म लॉज आ गए हैं, वहाँ पे कस्टम ड्यूटीज़ नहीं है, ठीक है, उन्हें अबॉलिश कर दिया गया है और बहुत कुछ
इतना अच्छा हो रहा था उन लोगों के हिसाब से कि उन लोगों ने कहा कि भाई हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। अब होना चाहिए तो करेगा कौन, भूत तो नहीं आएगा। लोगों ने जैकबिन क्लब्स बनाए। जैकबिन क्लब्स किसने बनाए थे, स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाए थे, और जो भी एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने मिलकर बनाए थे। तो इस तरह के जो हैं क्लब्स वगैरह बना दिए गए, है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग ये सब थे। अब ये जैकबिन क्लब्स क्या करते हैं, देखो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन समझ लो जो मदद करती थी कि किसको, फ्रेंच आर्मीज़ को वेलकम करने के लिए कि भाई आप भी हमारे यहाँ आओ, ठीक है। तो देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। अब इन्होंने क्या किया, जैकबिन क्लब्स ने ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करी, ऐसे ऐसे कैंपेन्स किए जिसने प्रिपेयर कर दिया वे, मतलब रास्ता किसके लिए, ये रास्ता बना दिया फ्रेंच की आर्मी को अंदर आने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंच की आर्मी कौन कौन सी जगह में पहुंची, यूरोप की हॉलैंड में पहुंची। क्या कर रहे हैं, पहुंचे क्यों हैं, कोई पार्टी नहीं हो रही है, राजा को हटाना है वहाँ के और लोगों को मुक्ति दिलानी है राजाओं से, ठीक है। हॉलैंड पहुंची, बेल्जियम पहुंची, स्विट्जरलैंड पहुंची, इटली वगैरह में भी पहुंची, ठीक है। विद द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब देखो आर्मी जाएगी, ठीक है, तो वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे तो जो आइडिया है वो भी अब्रॉड पहुँचेगा। किस चीज़ का आइडिया पहुँचेगा, जो रेवोल्यूशनरी वॉर जब हुई, जब युद्ध होते हैं तो जो फ्रांस की आर्मी है वो नेशनलिज्म का आइडिया, देशभक्ति का आइडिया, देश बनाने का आइडिया, ठीक है, लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने का आइडिया, लोगों को ये समझाने का आइडिया कि आप इस देश के वासी हो, आप लोग कलेक्टिव हो, ठीक है, राजा के अंडर में नहीं हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना नेता खुद चुनो। इस तरह की जो बातें थी वो जो हैं वो भी पहुंचने लगी। मतलब इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो नेशनलिज्म के आइडियाज़ भी अब्रॉड पहुंचने लगे। समझ रहे हो क्या क्या चल रहा है अभी तक। चलो वापस से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ है इस चैप्टर में अभी तक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि भाई फ्रांस के लोग जो हैं अपने राजा से परेशान हैं, राजा को हटा दिया गया। अब राजा को हटाया गया है तो मोनार्क को एक तरीके से हटा दिया गया है, उस तरीके से क्या हो रहा है, जितनी भी पावर थी वो मोनार्क की, वो सारी की सारी किसके हाथ में आ गई है, फ्रांस के सिटीजन्स के हाथ में आ गई। और उन्होंने कहा कि भाई हम अपना भाग्य जो है, अपने देश का भाग्य अब खुद बना लेंगे, ठीक है, हम खुद अपना कॉन्स्टिट्यूट कर लेंगे नेशन। फिर लोगों के अंदर जो था, अब राजा को तो हटा दिया पर लोगों के अंदर कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी। उसके लिए क्रांतिकारियों ने बहुत सारे काम किए, लोगों को समझाया पिताजी की भूमि है, आप इसके नागरिक हो। फिर लोगों को बताया कि आपका नया फ्लैग ये है, अब इसको हमें रिस्पेक्ट करना है। फिर स्टेट जनरल जो था वो, उसको भी एक्टिव सिटीजन के द्वारा उसके लोगों को इलेक्ट किया गया। स्टेट जनरल का नया नाम नेशनल असेंबली रखा गया। लोगों के अंदर ना देशभक्ति भावनाएं जगाने के लिए हाइम्स को कंपोज किया गया। शपथ दिलाई गई कि भाई हम अपने देश के लिए जान देंगे, हम उस देश के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। शहीदों का गुणगान किया गया, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, मतलब शहीदों का गुणगान किया गया। और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, मतलब जिसमें ये था कि भाई पूरे देश के लिए कानून जो है सभी के लिए बराबर होंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह जो है उनको हटाया गया कि नहीं भाई हर स्टेट पे पहुँचते ही आदमी कस्टम ड्यूटीज़ देगा तो फिर क्या ही कम आएगा। तो ये सब कुछ चेंज किया गया। यूनिफॉर्म वेट वगैरह आया कि अब 1 किलो हमेशा पूरे देश में 1 किलो ही रहेगा, ठीक है। और फ्रांस जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको एक कॉमन लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो ये सब कुछ किया गया था। दूसरी बात फिर आ जाती है कि जो फ्रांस की जो आर्मी है, नहीं रेवोल्यूशनरीज़ हैं, वो बेसिकली क्या सोचते हैं कि भाई हमने फ्रांस को तो आज़ाद करा लिया है, अब हमारा काम क्या है कि हम जाएँ यूरोप के अलग अलग जगहों में जाएँ और वहाँ जाके उन लोगों को भी आज़ाद कराएँ। उसके बाद क्या होता है, जब ये वाली बातें होती हैं कि फ्रांस की जो बातें हैं वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलती हैं कि फ्रांस में इतना कुछ हो गया है, मोनार्क को हटा दिया गया है, यूनिफॉर्म लॉज आ गए, कस्टम ड्यूटीज़ हटाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए। इनको लगा कि हमारे यहाँ भी ये सब कुछ होना चाहिए। तो फिर लोगों ने जैकबिन क्लब बनाया और जैकबिन क्लब की मदद से जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ करी और जो भी इन्होंने कैंपेन्स चलाए, इससे फ्रांस की जो आर्मी है उसके लिए एक रास्ता सा तय हो गया और उनके लिए बहुत आसान हो गया इनके देशों में घुसना। ये तो खुद ही चाहते थे, मतलब अब कि भैया आओ हमारे राजा को मारो, हटाओ, काटो, कुछ भी करो, पर हमें इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से मतलब मुक्ति दिलाओ और खुद मतलब जो बढ़िया चेंजेस आप वहाँ लेकर आए हो वो हमारे यहाँ भी आए। तो ये सब कुछ चल रहा था अभी तक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे आ जाते हैं। Within the wide swath of territory that came under the control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब आप जानते हो कि नेपोलियन जो था वो फ्रांस की आर्मी को चला रहा था, एक तरीके से लीडर था, समझ लो, ठीक है। अब आप बोलोगे ना अचानक से नेपोलियन कौन आ गया यहाँ पर, तो फ्रांस की आर्मी में जो उनका लीडर था, ठीक है, ये आर्मी ले लेके इधर उधर जा रहा था चेंजेस करने के लिए, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि फ्रांस की आर्मी जो है, हाँ, तो नेपोलियन ने क्या किया था कि जो जो रिफॉर्म्स थे
है ना। स्वेथ ऑफ टेरिटरी मतलब जो विशाल क्षेत्र जो है अपने कंट्रोल में लेता जा रहा था। नेपोलियन जा रहा है, जगह जगह जा रहा है, जैकबिन क्लब उसको आने दे रहा है अंदर, ठीक है, राजा वाजा को मार रहा है और क्या कर रहा है, स्वेथ ऑफ टेरिटरी मतलब जो विशाल क्षेत्र है वो अपने कंट्रोल में ला रहा है। जब अपने कंट्रोल में लाता है नेपोलियन, तो नेपोलियन क्या करता है, वहाँ पे भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आता है। रिफॉर्म्स मतलब सुधार लेकर आता है, दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो जो सुधार उसने फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में किए थे, जहाँ जहाँ नई नई जगहें जो नेपोलियन जीत रहा था, वही सुधार वो उन जगहों पे भी करता है जो नई नई जगहें वो जीतता जा रहा है। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब देखो ये तो बहुत अच्छे से समझ गए। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई नेपोलियन जो था उसने इनके राजा को तो मार दिया, लेकिन नेपोलियन तो खुद ही राजा बन के बैठ गया, तो लोगों का क्या फ़ायदा हुआ। लोगों को उनका राजा पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चला करते थे लोगों को वो नहीं समझ में आते थे। समझ में आ रहा है कि लोगों को वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पसंद ही नहीं था। उन्होंने कहा चलो मान लीजिए कि नेपोलियन जो है मोनार्क को हटाएगा, खुद डिक्टेटर बन जाएगा, लेकिन कम से कम जो इतने बढ़िया बढ़िया चेंजेस ये वहाँ पर कर रहा है ये हमारे यहाँ भी करेगा। तो शुरुआत में नेपोलियन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि नेपोलियन ने क्या किया, मोनार्क को वापस ही लिया एक तरीके से, क्योंकि खुद ही राजा बन के बैठ गया अब तो वो धीरे धीरे। लेकिन उसने क्या किया था, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस भी वो लेकर आया था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, एक तरीके से बड़े क्रांतिकारी बदलाव वो लेकर आया। समझ रहे हो कैसे क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया था? अभी देखो धीरे धीरे मैं तुम्हें समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर आगे पॉइंट्स में वो चीज़ दे रखी है। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, उसने बहुत सारे बदलाव किए थे। रेशनल एंड एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? देखो एक ऐसा सिस्टम बना देना जिसे लोग ये कह सकें कि हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। रेशनल है मतलब एक तरीके से तार्किक है। जैसे हम बोलें कि अगर कोई ये बोल दे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर किसी का खून कर दें तो उन्हें फांसी ना हो, और हम कर दें तो हमें फांसी हो, तो हम बोलेंगे ये तो रेशनल ही नहीं है। या भाई सब जो है नागरिक हैं तो सबका जो है वो हार जो है क्या होना चाहिए, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमारे देश में कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। तो इन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने क्या किया कि पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इतने अच्छे तरीके से एक तरीके से हैंडल किया कि वो बिल्कुल रैशनल भी हो गया और एफिशिएंट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। The Civil Code of 1804, usually known as Napoleonic Code, did away all the privileges based on birth. अब ना नेपोलियन ने अपना एक वो निकाला था, सिविल कोड ऑफ 1804 आया था। अब आप बोलोगे क्या है, अब आप समझ लो कि एक तरीके से कुछ रूल्स उसने बना लिए, ऐसे समझ लो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। तो पहली चीज़ उसने पहला रूल क्या बनाया कि जो भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हैं वो नहीं मिलेंगे। कैसे? जैसे राजा को अधिकार मिलते थे, एक्स्ट्रा अधिकार मिलते थे, राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसके अधिकार अलग हैं, उसको टैक्स वैक्स नहीं पे करना है ना। तो बहुत सारे अधिकार मिलते थे उन लोगों को। तो उस समय ऐसा होता था, ठीक है। चर्च है, चर्च का जो पादरी है उनके बड़े अलग से अधिकार होते थे, उन पर बड़ी ज़मीनें वगैरह होती थी। तो उसने कहा कि भाई जन्म के आधार पर किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बात है, लोगों को बहुत अच्छा लगा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब लोगों को क्या किया उसने, इक्वल हैं सब लोग, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। ये भी बहुत बहुत अच्छी हुई उस समय, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, कानून की नज़र में सब बराबर नहीं थे। वही बात आती है कि जो फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट के लोग हैं वो लोग तो हर चीज़ में सुपीरियर रहते थे, ठीक है। और थर्ड वाले के लिए सारे मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि भाई जन्म के आधार पे कुछ नहीं है, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। और फिर तीसरा था राइट टू प्रॉपर्टी। पहले सारी प्रॉपर्टी किन के हाथों में रहती थी, राजा की फैमिली के हाथ में या चर्च और पादरियों के हाथों में। लेकिन बेचारे जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे, किसान, क्राफ्ट पर्सन, पुअर पीजेंट्स वगैरह, इन लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता था, प्रॉपर्टी इनकी नहीं होती थी, बस ये ज़मीनों पे काम करते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा, किसने, नेपोलियन ने कहा कि नहीं भाई राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर आपने मेहनत करके पैसा कमा के ज़मीन खरीदी है तो ये आपकी होनी चाहिए, इस पर हमारा कुछ ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी जो है उस पर राजा का अधिकार होगा, नहीं वो आपकी है। जैसे अब हमारी प्रॉपर्टी हमारी होती है, प्रधानमंत्री की तो नहीं है, हमारे राष्ट्रपति की तो नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी पे किसका हक है, हमारा हक है, राइट। द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब ये जो नेपोलियन कोड के, तुम कोड से ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, बस ये समझ लो ये जो वाले जो रूल बने ना, ये जो नेपोलियन कोड वाले रूल थे, जो नेपोलियन जहाँ जहाँ जाता, जिन जगहों पर जीतता वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट हो जाते हैं। जो भी जगह फ्रांस के कंट्रोल में आ जाती तो वहाँ पर भी यही रूल लागू कर दिए जाते। तो अभी तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं। द कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, इन जर्मनी, ये सब जगह जो है ये कोड पहुंच गया, ठीक है।
सिंप्लीफाई हो गए, क्या हुआ यहाँ पर, नेपोलियन ने सिंप्लीफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को भी, मतलब उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को उसने बहुत ही सिंपल कर दिया, एबॉलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, देखो पहले क्या होता था, ये मान लीजिए पूरा ज़मीन है राजा के अंडर में, ठीक है। अब राजा जो है, मान लो ये ज़मीन का टुकड़ा, ये ज़मीन का टुकड़ा, ये ज़मीन का टुकड़ा, बहुत बड़े बड़े प्रोविंसेस होते थे, तो राजा जो है सब जगह जाके तो पब्लिक से टैक्स ले नहीं सकता था, राजा का काम कैसे चलता था, टैक्स के पैसों से। तो राजा क्या करता था, यहाँ पर फ्यूडल्स बैठा देता था अपने, ठीक है। तो ये फ्यूडल्स इस ज़मीन से मान लीजिए पूरा टैक्स कलेक्ट करेंगे, राजा को देंगे, ये फ्यूडल जो लॉर्ड्स होते हैं ये कलेक्ट करेंगे, फिर ये राजा को देंगे। यहाँ पे एक फ्यूडल लॉर्ड बैठा हुआ है, ये इस ज़मीन से कलेक्ट करेगा, राजा को देगा। तो इन्होंने, नेपोलियन ने करा, फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश, ख़त्म किया। उसने कहा कि आप ज़मीन पे काम करते हो, ज़मीन आपकी है, आपको कोई इस तरह का करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस तरह के फ्यूडल लॉर्ड्स को आप पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो पूरा फ्यूडल सिस्टम जो था मोटा मोटा उन्होंने खत्म किया, फ्री कर दिया पीजेंट्स को फ्रॉम सर्वडम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सर्वडम, पहले दास बना के काम कराते थे ज़मीन पर लोगों से, दास, ठीक है। दास जानते हो, जिसके पास कोई अधिकार ही ना हो, ठीक है, काम करना है तो करना है, 10 घंटे करो, 12 घंटे करो, 14 घंटे करो, आप किसी के आगे बोल नहीं सकते। जैसे आज तो हमारे पास बहुत सारे कानूनी अधिकार होते हैं, ठीक है, हमें काम के बदले पैसा मिलेगा, हम ये बोलेंगे इतने घंटे हम काम करेंगे, लेकिन दास बना के काम करने का मतलब है कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है, पैसा वैसा तो भूल ही जाओ फिर आप, ठीक है। तो इसलिए ये सब खत्म किया, इसलिए का नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक मोनोरियल ड्यूज होते थे, जागीरदारी शुल्क, पहले लोगों के पास होती थी बड़ी बड़ी जागीरें, वो अपनी जागीरों पे लोगों से काम कराते थे, उनसे शुल्क वसूल करते थे, तो वो शुल्क है ना, वो भी ख़त्म किया गया। इन द टाउन्स टूर, अब अगर हम बात करें टाउन्स की भी, तो वहाँ पे भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया। अब गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, एक एक वर्ड पकड़ते चलते हैं। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, गिल्ड क्या होता है, पहले ये वर्ड समझो। जैसे कि गिल्ड होता है, मान लो कि 4 लोग हैं और वो जो हैं वो कुछ लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, तो वो चारों जो हैं उस जगह पे अपनी एक गिल्ड बना लेते हैं, यानी कि अपने ग्रुप बना लेते हैं। आप नहीं देखते, जैसे कि फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स हैं वो अपनी यूनियन बना लेते हैं। उस यूनियन का क्या फ़ायदा होता है कि अगर फैक्ट्री के किसी एक वर्कर के साथ भी कुछ गलत होगा तो सारे वर्कर मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही व्यापारी भी क्या किया करते थे, अपना गिल्ड बना लेते थे। गिल्ड में वो एक काम और बहुत किया करते थे, वो ये क्या करते थे कि किसी नए बंदे को ना उस काम में घुसने नहीं देते थे। जैसे मान लो 4 लकड़ी के व्यापारी उन्होंने अपनी गिल्ड बना रखी है, तो उस जगह 5वां लकड़ी का व्यापारी नहीं आ सकता, तो इनको चारों को क्या रहता था कि कॉम्पिटिशन बस उतना ही लिमिट रहता था। तो ऐसा भी होता था, ठीक है, इनके अपने रूल्स भी होते थे। लेकिन राजा वाजा जो थे उन्होंने गिल्ड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि नहीं आप इस तरह के, जैसे फैक्ट्री के मालिक कई बार नहीं करने की कोशिश करते कि भाई यूनियन के लोगों में एकता जितनी कम रहे मालिक को उतना फ़ायदा होता है ना, तो मालिक के खिलाफ उतनी कम आवाज़ उठेगी। तो वही सब बातें थी कि राजा ने भी क्या किया था, गिल्ड को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन नेपोलियन ने कहा था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है मैं तो हटाता हूँ, या आप अपने गिल्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। अब ये सब हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत इंप्रूव हो गया उस समय, तो भी व्यापारियों वगैरह को बहुत फ़ायदा हुआ। पीजेंट, आर्टिशंस, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन जो भी थे इंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब इन लोगों को तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई मुनार को हटा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इतना अच्छा हो गया, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, है ना, तो सब कुछ इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा चल रहा था। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, सामान के इन पर्टिकुलर, बिगिन टू रियलाइज, वो क्या महसूस करने लगे कि जो यूनिफॉर्म लॉज हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, सबके लिए जो एक जैसे कानून बन गए हैं, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स हो गए हैं, यानी कि अब 1 किलो हर जगह 1 किलो रहेगा, 1 मीटर हर जगह 1 मीटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एक कॉमन नेशनल करेंसी, अब पहले पता है नेशनल करेंसी भी अलग अलग थी, तो आपको जगह जगह जाके अपनी करेंसी, जैसे आज आप देश में दूसरे देश में जाते हो तो करेंसी चेंज करानी पड़ती है ना, पहले देश के अंदर ही बहुत सारी जगह जाते थे तो आपको करेंसी चेंज करानी पड़ती थी, बड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो इस सब से क्या हुआ, इन्होंने कहा ये सब होने से, कॉमन होने से वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो फैसिलिटी हो गई मूवमेंट का, किस चीज़ की, सामान को आप अच्छे से मूव करा सकते हो इधर से उधर, यानी कि आप अच्छे से अपना व्यापार कर सकते हो। एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है, पैसा भी अब एक रीजन से दूसरी रीजन ले जाओ तो आपको, अब जब मान लो कि कोई राजस्थान का आदमी गुजरात जाए तो उसको नोट चेंज कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, हाँ, लेकिन आप अमेरिका जाओगे तो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप विदेश तो रोज़ नहीं जा सकते, लेकिन अपने देश के अंदर तो एटलीस्ट आप फ्री महसूस करो ना, वो चीज़ थी। हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशंस और फ्रेंच रूल वर मिक्स, हम तो बोल सकते हैं रिएक्शन नॉट रेस्ट्रिक्शंस। भाई हम कह सकते हैं कि जो भी एरिया फ्रांस में जो नेपोलियन ने जीते, नेपोलियन ही जो था वो फ्रांस की आर्मी को कंट्रोल कर रहा था, उनका लीडर था, ठीक है, तो नेपोलियन जगह जगह जा रहा था, जीत रहा था, तो लोगों के अंदर कुछ मिक्स रिव्यूज़ आ गए थे अभी, ठीक है, कि भाई कोई तो खुश था, कोई तो नहीं भी खुश था। अब क्या चल रहा है, इनिशियली तो क्या होता है, शुरुआत में इन मैनी प्लेसेस पे सच एज होलैंड में, स्विट्जरलैंड में, एज वेल एज सर्टेन सिटीज़ में, जैसे कि ब्रसल्स में,
मिनाज में, मिलान में और वर्सॉय में जो फ्रेंच आर्मीज़ हैं उनको ना क्या कहा गया कि हर्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी है। बताया नहीं अभी आपको, जैकबिन क्लब वगैरह बनाए गए कि इनको तो वेलकम किया जाता था कि आप आइए हमारे देश में, आइए हमारे राजा को मार दो, काटो, हटाओ, और आपने जो बढ़िया बढ़िया जो कानून अपने यहाँ बनाए हैं ना, तो वही हमारे यहाँ भी बना दो, तो ऐसा कर दो आप आके। चलो मानते हैं हम कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बट स्टिल हमको ये तो फ़ायदा है ना कम से कम कि आप जो हैं आएंगे तो अच्छे अच्छे कानून भी आएंगे आपके साथ साथ। तो शुरुआत में तो ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बट जो इनिशियल इंथुजियाज़म था ना लोगों का, जो शुरुआती उत्साह था, वो क्या हुआ, वो बहुत जल्दी निराशा, हॉस्टैलिटी में चेंज हो गया। लोग निराश हो गए। क्यों निराश हो गए? ऐसा क्या कर दिया? जो हमारा हीरो था वो विलन बन गया। कौन? नेपोलियन। एज इट बिकेम क्लियर, ये बहुत ही क्लियर हो गया दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। लोगों को ये तो लगा कि हाँ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इसने किए हैं ये तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम तो इसने छीन ली। ठीक है, हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम तो इसने छीन ली। मान लो मैं आज भारत में हूँ, मान लो कि मैं ही नेपोलियन हूँ, ठीक है, जैसे सपोज कर लो। अब अगर मैं आपका आसपास का पाकिस्तान, नेपाल, चाइना सब कुछ जीत लेती हूँ, जीतने के बाद मैं बोलती हूँ कि मैं वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सुधार करूँगी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों को ये तो समझ में आएगा कि अगर मैं उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम तो एक तरीके से छीन लूँगी। अगर मान लीजिए कि मेरे देश को किसी चीज़ की जरूरत है, सबसे पहले मैं किसके बारे में सोचूंगी? भारत के बारे में सोचूंगी कि मैं नेपाल के बारे में सोचूंगी? मैं कहाँ की हूँ? मैं तो भारत की हूँ ना, तो फिर मैं सबसे पहले किसके बारे में सोचूंगी? मैं भारत के बारे में सोचूंगी। लोगों को ऐसा समझ में आने लगा था कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है उनकी छिन गई है। ठीक है, वहाँ पे सुधार हो गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों की छिन गई है। दूसरा, इंक्रीज टैक्सेशन। अब क्या किया? टैक्स लगा दिया लोगों के ऊपर, बहुत ज़्यादा टैक्स लग गया, तो लोगों को नुकसान होगा। अभी अगर आपकी भी गवर्नमेंट आप पे ज़्यादा टैक्स लगा देगी तो आपकी आधी तनख्वाह तो टैक्स देने में चली जाएगी। तो वही चीज़ नेपोलियन ने कर दी कि टैक्स बहुत बढ़ा दिया। जब टैक्स बढ़ा दिया तो लोग परेशान हो गए। नेक्स्ट, सेंसरशिप लगा दी। अब सेंसरशिप क्यों लगाई थी? इस डर के कारण। मान लो मैं नेपोलियन हूँ तो मैं अपना क्या कहूँगी कि भैया अगर मैंने अभी पाकिस्तान, चीन, नेपाल सब कुछ जीत तो लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ कि वहाँ के लोग जो हैं अखबार में, मैगजीन में कहीं मेरे खिलाफ कुछ लिखने लग जाएं, है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज वो बस मतलब मुझे ही सबसे ज़्यादा समझे। लेकिन किसी भी एक आदमी के भी मन में अगर ये आ गया कि मैं गलत हूँ, या ऑब्वियसली कोई भी डिक्टेटर होगा तो बहुत सारे काम गलत भी करता है, तो उसने कहा कि सेंसरशिप लगा दो, मेरे खिलाफ कोई लिख ही ना पाए। तो ये जब लोगों को समझ में आया कि सेंसरशिप लग रही है, तो ये भी उन लोगों को सही नहीं लगा कि भाई आज जैसे आप हैं, आप अपने अखबार पढ़ते हो तो अखबार में क्या होता है कि क्लियर लोग अपने व्यूज़ लिख देते हैं, पत्रकार वगैरह, जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, वो अपने व्यूज़ लिख देते हैं, गवर्नमेंट ये सही कर रही है, नहीं सही कर रही है। लेकिन नेपोलियन ने नहीं सही कर रही है वाला कुछ वो चाहता ही नहीं था कि कोई लिखे। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है, सेंसरशिप लगा दी गई। नेक्स्ट आता है फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। अब क्या होता है यहाँ पर ना फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन क्या होता है, मतलब एक तरीके से नेपोलियन को क्या बनना था? पूरा विश्व विजेता बनना था, उसको पूरी दुनिया जीतनी थी। पूरी दुनिया जीतनी तो क्या अकेला तलवार लेके लड़ेगा घोड़े पे बैठ के? नहीं ना, तो बहुत बड़ी आर्मी चाहिए। बहुत बड़ी आर्मी कहाँ से आएगी? तो बहुत बड़ी आर्मी वहाँ से आएगी जहाँ जहाँ नेपोलियन जाता था, जिन जगहों को वो जीतता था, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती अपनी सेना में भी भर्ती करता था। अब सेना में भर्ती, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो बहुत अच्छे आ गए, लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप किसी के बच्चे को, भाई को, पति को आप ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करोगे, जिसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। मानो मैं ही नेपोलियन हूँ ना, अब मैं नेपाल के लोगों को ज़बरदस्ती कहूँ कि जीतो मेरे लिए, तो बोलेगा कि मैं क्यों जीतूँ, तुम भारत के हो, भारत की टेरिटरी बढ़ेगी, मुझे क्या फ़ायदा, मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है इस लड़ाई से। ठीक है, तो यही हो रहा था बस एक तरीके से। तो लोग जो थे इससे इस तरीके से परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि भैया एडवांटेज से जो है एक तरीके से ओवरवेट द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। माने कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तो बहुत बढ़िया हुए, लेकिन हमें इसकी बहुत ज़्यादा ही कीमत चुकानी पड़ रही है। तो ये बात लोगों को नहीं समझ में आ रही थी। अब यहाँ पर देखो एक पिक्चर दिखा रखी है ना, तो पिक्चर में यही दिखा रखा है कि नेपोलियन जो है वो एक तरीके से भाग रहा है। अभी बहुत सारे राजा मिलकर उसको आगे हराएंगे, और नेपोलियन की जो भी जगहें इसने जीती थी, वो चिट्ठियाँ ये जो दिखाई दे रही है ना, जगहें एक तरीके से उसके हाथों से छूटती जा रही हैं। पहले नेपोलियन बहुत सारी जगहें जीत ली उसने यूरोप की, लेकिन जब राजाओं ने मिलकर इसको हराया तो ये सारी जगहें एक तरीके से इसके हाथ से निकलती चली गई। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।